चलिए दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसको आप फाइनल क्वेश्चन आंसर्स वीडियो मान करके चलिएगा मेरी तरफ से। इसके बाद मैं आपको प्लेस के कैरेक्टर्स और समरी जो है प्लेस की वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। ये जो दो वीडियो हैं, हो सकता है एक वीडियो में मैं इसको बनाऊं या कंक्लूड करूं, लेकिन इसको आप फाइनल क्वेश्चन आंसरिंग समझ सकते हैं गाल्सवर्दी के विषय में। यदि इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी रैंक पर गाल्सवर्दी को तैयार कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और अपोजिट डायरेक्शन में टोटल ये 234 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो इनको हमें करना है अपोजिट डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ बीस्टली वुमेन टू ईच अदर। हाउ बीस्टली, एक दूसरे के लिए कितनी पशु समान बुरी ये महिलाएं हैं, क्या कहा गया है? हाउ बीस्टली वुमेन टू ईच अदर। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाउ बीस्टली वुमेन टू ईच अदर, दिस इज ए कोट फ्रॉम द वर्क विंडोज। ये लाइन जो है विंडोज से ली गई है। यहीं पे आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, गाल्सवर्दी को नॉवेल्स की अपेक्षा उनको एक प्ले राइटर के रूप में अधिक जाना जाता है। ये लाइन हाउ बीस्टली वुमेन टू ईच अदर विंडोज से ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हु वाज लाफिंग फिलोसफर। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किसको लाफिंग फिलोसफर की संज्ञा दी गई है, किसको लाफिंग फिलोसफर कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लाफिंग फिलोसफर जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह को कहा जाता है। हु वॉज ए लाफिंग फिलोसफर? जॉर्ज बर्नार्ड शाह। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कंटेम्पोरेरी जो राइटर्स हैं गाल्सवर्दी से रिलेटेड हैं, उनके मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, बिल्कुल लगे हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। 5 प्लेज विद द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। वो 5 प्ले कौन से हैं जिसमें जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है? वो है जस्टिस, फिजिटिव, मोब, लॉयल्टीज और ओल्ड इंग्लिश। तो ये 5 वर्ग आप पहले ही याद कर चुके हैं। गाल्सवर्दी थर्स्टेड आफ्टर ब्यूटी एज द सेंट आफ्टर राइटियसनेस हु कमेंट। मैंने ये कोटेशंस में ट्रिब्यूट में आपको बताया था, हरमन आउल्ड का ये कोटेशन है, हरमन आउल्ड ने ये कहा है। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिज प्लेस इन ब्रिटिश ड्रामा इज वेल सिक्योर्ड। उसका जो स्थान है ब्रिटिश ड्रामा के अंदर वो वेल सिक्योर्ड है, अब कोई उसको हटा नहीं सकता, बहुत ही उच्च श्रेणी का स्थान है। तो ये जो कोटेशन है गाल्सवर्दी के बारे में, ये J.L. रॉय ने कही है दोस्तों, J.L. रॉय। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन, आप इसको मान के चलिएगा। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी इज ए वर्क बाय।
HW मैरिट होगा दोस्तों। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखने में मिस्टेक है, HW मैरिट ने ये लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी इज ए वर्क बाय HW मैरिट। उस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आ जाए तो आपको तो मौज आ जाएगी, मजा आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मेहनत के बाद ढूंढ करके इस क्वेश्चन को लिखा गया है। यहां पर समझते हैं दोस्तों क्या कहा गया है। गाल्सवर्दी wrote about स्ट्राइफ। गाल्सवर्दी ने स्ट्राइफ के बारे में लिखा इन ए लेटर, एक पत्र में, टू विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग को। दोस्तों एक लेटर में विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग को गाल्सवर्दी स्ट्राइफ के बारे में बताते हैं। विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो डायरेक्टर हैं ऑफ द लिवरपूल के रिपर्टोरी, जो लिवरपूल रिपर्टोरी है उसके डायरेक्टर हैं विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग। उनको एक लेटर लिखते हैं जॉन गाल्सवर्दी, और उस लेटर में वो स्ट्राइफ के विषय में उनको बताते हैं और कहते हैं कि दैट 2 persons came to me, 2 लोग मेरे पास आते हैं यानी आए, एंड प्रेज्ड द स्पीच ऑफ एंथोनी। और स्ट्राइफ प्ले में जो कैरेक्टर है एंथोनी, उन दोनों ने उसकी स्पीच की, उसके डायलॉग्स की तारीफ की, एंड रॉबर्ट्स की जो स्पीच थी उसकी तारीफ की। किसकी? रॉबर्ट्स की। एंथोनी और रॉबर्ट, एंटोनी और रॉबर्ट। वन वाज इन फेवर ऑफ एंटोनी, उनमें से एक जो है वो एंथोनी की तारीफ कर रहा था, उसके पक्ष में था, एंड वन ऑफ रॉबर्ट्स, और दूसरा जो है वो रॉबर्ट्स की तारीफ कर रहा था। तो दोस्तों एक पत्र लिखते हैं गाल्सवर्दी विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग को, और उनको स्ट्राइफ के विषय में ये बताते हैं कि मेरे पास 2 लोग आए और दोनों तारीफ कर रहे थे एंथोनी यानी एंटोनी और रॉबर्ट्स की। एक रॉबर्ट्स के फेवर में था और एक एंथोनी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आप इसको इंपॉर्टेंट मान करके चलें। स्ट्राइफ इज ए रियलिस्टिक प्ले। जैसा कि आपको मालूम है कि गाल्सवर्दी एक रियलिस्टिक प्ले राइटर है, प्रॉब्लम प्ले राइटर है, सोशल ट्रेजेडी राइटर है। बार बार ये बात आपसे मैं बोलता हूं, तीनों चारों बातों को आपको ध्यान रखना है। रियलिस्टिक प्ले राइटर, सोशल प्ले राइटर, प्रॉब्लम प्ले राइटर। इसके बाद दोस्तों एक ये कोटेशन है, अच्छी कोटेशन मेरे को लगती है, ठीक है। आई एंजॉयड एंड एडमायर्ड योर प्ले, मैंने खूब आनंद लिया और प्रशंसा भी की आपके प्ले की। किसकी? स्ट्राइफ की। इट इज ए फाइन पीस ऑफ वर्क, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्राइफ को किसने फाइन पीस ऑफ वर्क बताया है। विच विल लॉन्ग सर्वाइव, जो लंबे समय तक रहेगा। द सिली चैटर ऑफ द डे, द सिली चैटर ऑफ द डे, हर किसी की जुबान पर उसका नाम रहेगा, लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये कौन सा वर्क है पता है आपको, लिखा हुआ है स्ट्राइफ। और कहा किसने है? विंस्टन चर्चिल ने, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के, उन्होंने ये बात कही थी, विंस्टन चर्चिल ने।
ये हम कोटेशन दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं ट्रिब्यूट्स वाले में, इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, न्यू है। स्ट्राइप वाज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स फ्रोमैन। चार्ल्स फ्रोमैन के द्वारा स्ट्राइप को प्रोड्यूस किया गया एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। कहां पर? ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। कब? ऑन 9 मार्च 1909। 9 मार्च 1909 में स्ट्राइप को ओरिजिनेट किया गया है, परफॉर्म किया गया है द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। किसके द्वारा? चार्ल्स फ्रोमैन के द्वारा। चार्ल्स फ्रोमैन के द्वारा 9 मार्च 1909 में द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में स्ट्राइप को परफॉर्म किया गया है। दोस्तों यहीं पे एक जानकारी और, स्ट्राइप इज कंप्लीटेड इन 1907। एक्चुअल में ऐसा कहते हैं कि जो स्ट्राइप है वो उन्होंने 1907 में लिख दिया था, लेकिन वो उसको पब्लिश नहीं करा सके, उन्होंने उसको पब्लिश नहीं कराया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द कन्फ्लिक्ट डेवलप्स इन द प्ले एट 3 लेवल्स। जो स्ट्राइप प्ले है उसमें अगर जनरल बात करते हैं हम कन्फ्लिक्ट की, तो कन्फ्लिक्ट आपको मालूम है, देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स, बट द कन्फ्लिक्ट डेवलप्स इन 3 forms or 3 stages. These are the personal level, एक कन्फ्लिक्ट इसमें पर्सनल अंतर आत्मा की लड़ाई से दिखाया गया है, द ग्रुप लेवल, और एक कन्फ्लिक्ट इसमें ग्रुप कुछ भाग का है ग्रुप लेवल पर, और तीसरा जो कन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया दोस्तों द आइडियोलॉजिकल लेवल, आदर्शों की लड़ाई का जो संघर्ष है, कन्फ्लिक्ट है, वो इसमें दर्शाया गया है। तो अगर आपसे डीप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे द कन्फ्लिक्ट इन स्ट्राइप डेवलप्स इन द 3 stages, द पर्सनल, द ग्रुप एंड द आइडियोलॉजिकल लेवल। एक ही क्वेश्चन दोस्तों वैसे तो टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है तो आपको पढ़ के बता देता हूं। प्यूरिटन्स क्लोज्ड द थिएटर इन इंग्लैंड इन 1642। ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 1642 में जो प्यूरिटन्स हैं, सुधारवादी हैं, उन्होंने थिएटर्स क्लोज कर दिए थे इंग्लैंड में 1642 में। यहां पर बात करते हैं दोस्तों, कास्ट इज ए वर्क बाय। कास्ट जो है वो किसका वर्क है? तो मैंने ये आपको पहले याद कराया हुआ है, कास्ट इज ए वर्क बाय रॉबर्टसन। ये रॉबर्टसन का वर्क है। ये दोस्तों इसको अलग से आप ना समझे, ये वही वर्क है, उन लोगों के वर्क हैं जो गाल्सवर्दी से रिलेटेड हैं, तो उनको याद करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। कास्ट इज ए वर्क बाय रॉबर्टसन। सेंट्स एंड सिनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। सेंट एंड सिनर्स, सेंट्स एंड सिनर्स इज ए ड्रामा बाय हेनरी अर्थर जोन्स। हेनरी अर्थर जोन्स दोस्तों ये वही जोन्स हैं जिनको फॉलो करने में नाम आता है जोन्स एंड पिनेरो, आपने सुना होगा। ये वही हेनरी अर्थर जोन्स हैं और इनका फेमस वर्क है सेंट्स एंड सिनर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको अगर पूछ लिया जाए सेंट्स एंड सिनर्स इज ए वर्क बाय और नीचे ऑप्शन में दिया हो गाल्सवर्दी, पिनेरो, जोन्स, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट वर्क है सेंट्स एंड सिनर्स, हेनरी अर्थर जोन्स। यहां पर एक वर्क है द सेकंड मिसेस ट्रैंक्विली। द सेकंड मिसेस ट्रैंक्विली इज ए वर्क बाय।
दोस्तों ये पिनेरो का वर्क है, ध्यान रखिएगा, आर्थर पिनेरो। आगे बात करते हैं दोस्तों, हु रिगार्डेड ड्रामा एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रिगार्डेड कौन समझता है ड्रामा को एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जीवन की आलोचना के रूप में लेता है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कह सकते हैं। तो यहां पर जो नाम आता है दोस्तों, हेनरी आर्थर जोन्स, हेनरी आर्थर जोन्स, ध्यान रखिएगा, हेनरी आर्थर जोन्स। तो दोस्तों हु रिगार्ड्स ड्रामा एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो मैंने आपको बता दिया था, हेनरी आर्थर जोन्स। आर्थर पाइनेरो, आर्थर पिनेरो को आप याद रखिएगा, हेनरी आर्थर जोन्स को याद रखिएगा। ये वही हेनरी आर्थर जोन्स और पिनेरो हैं जिनको गाल्सवर्दी ने फॉलो किया है। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी है दोस्तों, पोएट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा है, पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये अर्नोल्ड ने कहा है। और हु रिगार्ड्स ड्रामा एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये हेनरी आर्थर जोन्स ने कहा है। ए डॉल्स हाउस इज ए वर्क बाय, डॉल्स हाउस जो है वो इब्सन का वर्क है, पब्लिश्ड इन 1879, 1879 में ये पब्लिश हुआ है। इट इज ए वर्क, अ डॉल्स हाउस बाय इब्सन। देखो दोस्तों ये कोटेशन है एक, मैंने आपको ट्रिब्यूट्स में इसको नहीं पढ़ाया था। लाइफ इज मोस्टली फोर्थ एंड बबल, टू थिंग्स स्टैंड लाइक स्टोन, काइंडनेस इज अनदर ट्रबल, करेज इज योर ओन। ये गाल्सवर्दी के करेज और काइंडनेस के लिए लिंडसे, एडम लिंडसे गॉर्डन ने कहा है, एडम लिंडसे गॉर्डन ने ये कहा है गाल्सवर्दी के करेज और काइंडनेस के लिए। देयर आर टू साइड्स टू एवरी कॉइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इस टर्म को हम यूज करते हैं, बोलते हैं। तो ये लाइन किसने कही है, देयर आर टू साइड्स टू एवरी कॉइन, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इट इज यूज्ड बाय गाल्सवर्दी। द स्ट्राइक हैज बीन गोइंग ऑन, जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक प्ले के अंदर वो लगातार चल रही है पिछले 5 महीनों से। लास्ट 5 months द स्ट्राइक वाज गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 5 months। स्ट्राइक प्ले के अंदर जो स्ट्राइक दिखाई गई है दोस्तों, वो पिछले 5 महीने से चल रही थी। The duty of a man to stick to his guns in the face of popular disapproval, ये गाल्सवर्दी ने कहा है दोस्तों। गाल्सवर्दी अबाउट मोब, मोब के विषय में गाल्सवर्दी ने कहा है, द ड्यूटी ऑफ ए मैन टू स्टिक टू हिज गन्स इन द फेस ऑफ पॉपुलर डिसअप्रूव। गाल्सवर्दी ने अपने ही वर्क मोब के बारे में ये कहा है। Which play was written just 1 year before First World War? Important question है दोस्तों। Which play was written just 1 year before First World War? The Mob in 1930। 1913 में मोब लिखा गया, मोब पब्लिश हुआ है और अगले ही साल जो है वर्ल्ड वार हो गया था दोस्तों। आपको मालूम है 1914 से 1918 तक चला। Who is the idealist faced mob to avoid war in the play mob?
द प्ले के अंदर जो प्ले है इनका मोब, उसमें वो आइडियलिस्ट कौन है, उसका क्या नाम है, जो मोब यानी भीड़ को सामना करता है भीड़ का और चाहता है कि युद्ध ना हो, तो वो कैरेक्टर कौन है दोस्तों? वो कैरेक्टर है स्टीफन मोर। स्टीफन मोर tries to handle the situation and wants peace. On the other hand, the mob in the play, the mob wants war. एक तरफ उग्र भीड़ है जो वार चाहती है, युद्ध चाहती है, लड़ाई चाहती है, और दूसरी तरफ स्टीफन मूर है जो पेसिफिस्ट है, शांतिवादी है। तो याद रखिएगा, द मोब में जो मेन कैरेक्टर है दोस्तों वो है स्टीफन मूर का। एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, माई रेस वॉज ओल्ड वेन यू वर ऑल सेवेज। माई रेस वॉज ओल्ड वेन यू वर ऑल सेवेज। ये स्पीच है दोस्तों डी लेविस की इन लॉयल्टीज। आप याद रखिएगा कि माई रेस वॉज ओल्ड वेन यू वर ऑल सेवेज, ये लॉयल्टीज प्ले में कहा गया है, डी लेविस के द्वारा कहा गया है। मेरी जो रेस है, मेरी जो जाति है, धर्म है, वो पुराना है, व्हेन यू वर ऑल सेवेज, और तुम सभी लोग क्या हो? सेवेज हो। डी लेविस इन लॉयल्टीज। द परफेक्ट ड्रामेटिस्ट राउंड्स अप हिज कैरेक्टर्स एंड फैक्ट्स विद इन द रिंग फेंस ऑफ ए डोमिनेंट आइडिया। गाल्सवर्दी ने कहा है स्वयं के लिए, द परफेक्ट ड्रामेटिस्ट राउंड्स अप हिज कैरेक्टर्स। दोस्तों यहां पर कैरेक्टर की बात आई है तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछ भी लिया जाए। ओरली मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि गाल्सवर्दीज कैरेक्टर्स आर, गाल्सवर्दी के जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के हैं। तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स एंड फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड एंड फ्लैट। तो दोस्तों गाल्सवर्दी के जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स हैं। फ्लैट कैरेक्टर क्या होते हैं मैं आपको अभी संक्षेप में बता देता हूं। फ्लैट कैरेक्टर होते हैं दोस्तों जो प्ले की शुरुआत से लेकर के और प्ले के अंत तक, एंडिंग तक वो एज यूजुअल रहें, जैसे शुरू में थे वैसे ही लास्ट तक रहें, उनमें कोई बदलाव ना आए। तो इस टाइप के जो कैरेक्टर हैं वो फ्लैट कैरेक्टर कहलाते हैं, और गाल्सवर्दी के प्लेज में फ्लैट कैरेक्टर हैं, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। गाल्सवर्दी यूजेस द फ्लैट कैरेक्टर इन हिज प्लेज। इस कोटेशन को दोस्तों हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हमने पढ़ा है, द परफेक्ट ड्रामेटिस्ट राउंड्स अप हिज कैरेक्टर्स एंड फैक्ट्स विद इन द रिंग, क्योंकि ये गाल्सवर्दी ने खुद ही कहा है तो थोड़ा कम मैं इसको इम्पोर्टेंट समझूंगा। वी कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज ए फैक्ट्री ऑफ थॉट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वी कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज, हम प्रॉब्लम प्लेस को ए फैक्ट्री ऑफ थॉट कहते हैं। ये किसने कहा है दोस्तों? जीबी शाह ने कहा है। जीबी शाह सेड दैट द प्रॉब्लम प्लेस आर अ फैक्ट्री ऑफ थॉट। फैक्ट्री ऑफ थॉट है, कितना भी आप विचारों को बढ़ाए जाइए उसमें कोई रुकावट नहीं है। अ फैक्ट्री ऑफ थॉट द प्रॉब्लम प्लेस, प्रॉब्लम प्लेस को फैक्ट्री ऑफ थॉट कहा है जीबी शाह ने। Galsworthy is a master of dramatic technique and his plays are well worth studying from this point of view alone. Quotation है दोस्तों, Galsworthy is a master of dramatic technique. Galsworthy को master of dramatic technique बताया है कोर्ट्स ने कहा है। मैंने आपको इनके बारे में कल बताया था, इससे पिछले वीडियो में बताया था।
रॉबर्ट हैमिल्टन कोट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। गाल्सवर्दी हैज डिस्क्राइब्ड हिज कॉन्सेप्शन ऑफ ड्रामेटिक मेथड। गाल्सवर्दी ने वर्णन किया है अपने ड्रामेटिक मेथड का एंड आर्ट इन प्लेटिट्यूड्स। ये दोस्तों ये वर्क है प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा। प्लेटिट्यूड कंसर्निंग ड्रामा, इसमें गाल्सवर्दी ने जो अपना कॉन्सेप्ट हुए हैं, जो विचारधारा है, ड्रामेटिक मेथड है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ए पेपर इंक्लूडेड इन, जिसको जोड़ा गया है, ये एक पेपर था प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा नेम से, टाइटल से, और ये इंक्लूडेड था द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, आपने पढ़ा भी है कि गाल्सवर्दी ने अपनी जो थ्योरी है ड्रामा की, ड्रामे के ऊपर जो विचार हैं वो किस वर्क में रखे हैं। तो वो वर्क है दोस्तों द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में इन्होंने अपने विचार रखे हैं और इसी में एक टाइटल था, पेपर सबमिट था, प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा। इसमें इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है ड्रामेटिक मेथड है, तरीका है, अपना विचारधारा है, वो उन्होंने अभिव्यक्त की है। देखिए दोस्तों, ये एक बात गाल्सवर्दी ने स्वयं के लिए कही है, आई एम नॉट ए रिफॉर्मर। गाल्सवर्दी डू नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज ए सोशल रिफॉर्मर। ही सेड दैट आई एम ओनली ए पेंटर ऑफ पिक्चर्स, ए मेकर ऑफ थिंग्स। गाल्सवर्दी ने अपने आप को पेंटर की संज्ञा दी है और वो कहते हैं कि आई एम नॉट अ सोशल रिफॉर्मर, आई एम जस्ट अ पेंटर ऑफ पिक्चर्स एंड अ मेकर ऑफ थिंग्स। वो कहते हैं मैं तो पिक्चर को पेंट करने वाला हूं, अर्थात समाज में जो घटित हो रहा है उसको दर्शाने वाला हूं। मेकर ऑफ थिंग्स हूं, जो चीजें हैं उनको ही बनाता हूं। आई एम नॉट ए सोशल रिफॉर्मर, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पहले से भी मेंशन किया है, आपको फिर से बता रहा हूं। एरिस्टोटल मेड प्लॉट मोर इंपॉर्टेंट। एरिस्टोटल के लिए जो था वो प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट था देन कैरेक्टर की तुलना में। बट ऑन द अदर हैंड गाल्सवर्दीज कैरेक्टर कम्स फर्स्ट। गाल्सवर्दी अपने पात्रों को पहले वरीयता देते हैं और उसके बाद वो प्लॉट यानी कथानक की बात करते हैं। दोनों बातें हैं, दोनों को आपको याद रखना है, मेंशन रखना है, दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। गाल्सवर्दीज कैरेक्टर कम्स फर्स्ट। गाल्सवर्दी के लिए पात्र जो हैं वो पहले हैं और कथानक बाद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपको एक थ्योरी और बता दूं, देयर आर नो सब प्लॉट्स। गाल्सवर्दी कहते हैं सब प्लॉट्स कुछ नहीं होता भाई। देयर आर नो सब प्लॉट्स, द प्लॉट आर रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक। सब प्लॉट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मीन्स इज टू से गाल्सवर्दी डू नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ सब प्लॉट्स। ही ओनली नोटिस दैट द प्लॉट आर रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक। जो कथानक है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, नेचुरलिस्टिक होना चाहिए यानी स्वाभाविक होना चाहिए। उन्होंने सब प्लॉट्स की जो थ्योरी है उसको नकार दिया। क्या कहा गाल्सवर्दी ने, देखिए आपको मैं बताता हूं।
दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको अन्य से आगे ले जाएंगे। जनरल क्वेश्चन अगर आएगा कि गाल्सवर्दी की मदर का नाम, मम्मी का नाम क्या था, तो सभी बता देंगे दोस्तों, कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो मैं अपने पर्सनल नोट से आपको बता रहा हूं, पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद ये बनाए गए हैं। और ये क्वेश्चन यदि आते हैं तो फिर आप जो है एक क्वेश्चन ठीक करने पे अन्य कई लोगों से आगे हो जाएंगे। टेक केयर ऑफ द कैरेक्टर, एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। देखिए क्या कहा गया है, कहते टेक केयर ऑफ द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर की मैंने बात की कि कथानक से भी पहले अगर गाल्सवर्दी किसी को वरीयता देते हैं तो कहते हैं कि चरित्र, पात्र को आप संभाल लीजिए। एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो जो डायलॉग है ना और जो एक्शन है वो अपने आप से अपने आप को संभाल लेंगे, यानी वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे यदि आप पात्र की देखरेख करते हैं। देखरेख से मतलब है पात्र को अगर आप ठीक से गढ़ देते हैं, उसके जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको आप सही से डेवलप कर लेते हैं किसी भी रचना के अंदर, तो फिर आपको एक्शन और डायलॉग के पीछे ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात के लिए दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं, कुछ क्रिटिक्स ने गाल्सवर्दी को उनके अच्छे डायलॉग्स न होने की वजह से क्रिटिसाइज भी किया है। गाल्सवर्दी को उनके प्लेज में बहुत हार्ड एंड फास्ट डायलॉग न लेने की वजह से जो अच्छे किस्म के डायलॉग न होने की वजह से उनको जो है कुछ क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज भी किया। तो गाल्सवर्दी का कहना क्या था वो मैंने आपको बता दिया। टेक केयर ऑफ द कैरेक्टर, एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बता दिया, गाल्सवर्दी रिगार्ड्स कैरेक्टर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिज ड्रामेटिक टेक्निक। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं एक्चुअली ये मेरे लिए एक चैलेंज हो गया है। पहले तो मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही पढ़ाना चाहता था, फिर ये थोड़ा मुझे नहीं मालूम था कि इतनी गहराई में ये बात चली जाएगी। और अब सफलता केवल सफलता मात्र नहीं रह गई है, सफलता एक इशू बन चुका है। कामयाबी तो मिलेगी लेकिन उसके साथ दोस्तों अब बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। मेरे लिए तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा हो गया है कि प्रेस्टीज ही दांव पे लग गई है। हालांकि मैं कभी भी इस तरह का कोई भी केस या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता हूं, लेकिन यहां पर ऐसा हो गया है दोस्तों। तो वो गांव वाली एक देसी कहावत है, आपको मालूम होगा कि ओखली में सर दे दिया तो अब मूसल से क्या डरना। अब हम निकल पड़े हैं सुपर 50 की ओर। तो दोस्तों मैं आपको सब पढ़ाने का प्रयास वो कर रहा हूं जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसके ऊपर मुझे प्राउड है, उसको आप पढ़िए। और क्वेश्चंस जो जनरल आएंगे वो तो आपको करने ही है दोस्तों, साथ में वो क्वेश्चंस भी करने हैं जो सबसे टफेस्ट होंगे, टफ से टफ होंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको यहां से इस थ्योरी से ही मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हालांकि मैं चाहता तो ये था, आपको बता दूं, actually I am just preparing for my book and the book is going to be published, but because this vacancy is ब्रेकआउट हो गई है तो उस वैकेंसी में हमने छलांग लगा दी है और आप लोगों से प्रॉमिस कर दिया है। तो वो जो बुक पब्लिश कराने का जो समय था वो सारा इस ओर चला जा रहा है और अभी मैं थोड़ा उसको रोक के मैंने होल्ड पर रख दिया है उसको, और इस तैयारी के बाद फिर वो बुक मैं पब्लिश कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाल्सवर्दीज डायलॉग्स आर फुल ऑफ कंडेंस ब्रेविटी। देखिए कुछ जगह पे कुछ लोग कहते हैं कि गाल्सवर्दी के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं।
तो यहाँ पर आप एक छोटी सी बात सुन लीजिए, गाल्सवर्दीज डायलॉग्स आर फुल ऑफ कंडेंस ब्रेविटी। ये कहीं पर लिखी हुई लाइन है दोस्तों, कंडेंस ब्रेविटी से भरे हुए, सघन ब्रेविटी संक्षिप्तता से भरे हुए उनके डायलॉग हैं। हालांकि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हिज डायलॉग्स इज द स्पीच ऑफ मैन हु आर लिविंग बीइंग्स। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि गाल्सवर्दी के जो डायलॉग्स हैं, इज द स्पीच ऑफ मैन, वो स्पीच है, शब्दावली है, वाक्य है, अनुभव है मनुष्य का, वास्तविक जीवन का, हु आर लिविंग बीइंग्स, जो वर्तमान में है। गाल्सवर्दीज डायलॉग इज द मोस्ट प्लेन एंड अनएडॉर्न्ड मैटर ऑफ फैक्ट। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है। गाल्सवर्दीज के जो डायलॉग हैं उसको कहा गया है मोस्ट प्लेन, वेरी सिंपल, सीधे सीधे आपने सेंटेंस पढ़ा आपको बात समझ में आती है। एंड अनएडॉर्न्ड, डेकोरेट नहीं किया गया है उनको अलग से मैटर जोड़ करके उनको सजाया नहीं गया है। वो वास्तव में जैसे ह्यूमन बीइंग में है, ह्यूमन बीइंग के बीच प्रचलित है, वैसा ही उनको प्रयोग में ला दिया गया है। और क्या कहा गया, मैटर ऑफ फैक्ट, रियलिस्टिक है वो, वास्तविकता को दर्शाने वाले हैं वो, आपको कल्पना में नहीं ले जाते, वो तारों की छांव में नहीं ले जाते, क्योंकि तारों की छांव तो दोस्तों होती ही नहीं है। इसीलिए विलियम हैरोल्ड ने इस बात को कहा है। तो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आप याद रखिएगा। इन जस्टिस, जस्टिस में, द फ्यूजिटिव एंड द मोब, वी आर अप्रेस्ड by a sense of inevitable impending gloom। R.H. कोर्स ने ये कहा है कि जस्टिस में, फ्यूजिटिव में, मोब में वी आर अप्रेस्ड बाय ए सेंस ऑफ इनविटेबल, अनिश्चितता है, इम्पेंडिंग है, ग्लूम है, अंधकार है। कोर्स ने कहा है गाल्सवर्दी के जस्टिस, फ्यूजिटिव और मोब के विषय। द ग्रेट सीक्रेट ऑफ मोरल्स इज लव। देखिए गाल्सवर्दी की थ्योरी, द ग्रेट सीक्रेट ऑफ मोरल्स इज लव, प्रेम सर्वोपरि है। गाल्सवर्दी यूज्ड आयरनी इन हिज प्लेस। यस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करेक्ट है। आपसे सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आयरनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी गाल्सवर्दी के बारे में पूछे गए हैं। तो गाल्सवर्दी यूज्ड आयरनी, आयरनी होती क्या है आपको बता दूं, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड द रियलिटी। जो दिखाया जा रहा है और जो वास्तव में है उसके बीच का जो अंतर है दोस्तों, वही आयरनी कहलाता है। जो दर्शाया गया, जो वास्तव में है, दोनों के बीच का जो अंतर है वही आयरनी। तो गाल्सवर्दी यूज्ड आयरनी इन हिज प्लेस। यस, द इविल्स ऑफ शेल्टर होम्स एंड पुअर लॉ आर प्रेजेंटेड इन द पिजिन। देखिए मैंने आपको पिजिन के बारे में बताया था, पिजिन मैंने कनेक्ट भी कराया था। पिजिन में जो शेल्टर होम्स हैं दोस्तों, उनकी जो इविल्स हैं, जो भयावह स्थिति है, उसको दर्शाया गया है। एंड पुअर लॉ, और जो वहां के निर्मम कानून है, पुअर से मतलब ऐसे बेकार, जो लोगों को परेशान करने वाले हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए बनाए गए हैं, उनको, जो उनकी कहते हैं आपकी बैड पिक्चर जो है उनकी, उसको दर्शाया गया है गाल्सवर्दी के द्वारा द पिजिन में।
देखिए दोस्तों, पूछ लिया जाएगा आपसे, ये 2-3 बार ये सेंटेंस मैंने बता दिया, तो अब मुझे एक तो उम्मीद हो गई आपसे कि आपको ये तो याद हो ही गया होगा कि कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गाल्सवर्दी एंड देयर इज नथिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैरेक्टर फॉर गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी के लिए कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने यहां पे कहा है कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ द प्लॉट। कैरेक्टर जो पात्र है वही फाउंडेशन है कथानक का, उसी को आप आधार मानिए। ये बहुत ही थ्योरिटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं दोस्तों। जब पेपर टफ आएगा ना, तब आपको बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। देख लीजिए, आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं, क्रिटिसिज्म की थ्योरी है दोस्तों ये सारी, ये सब क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में आपको ये सब पढ़ने को मिलता है। कई इंस्टीट्यूट बड़ा पैसा वसूलते हैं इनका आपको पढ़ाने का, बहुत मोटी रकम वो वसूलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ बस बिजनेस इज एवरीथिंग। गाल्सवर्दी कह रहे हैं कैरेक्टर पात्र इज एवरीथिंग, और वो कहते हैं बिजनेस इज एवरीथिंग। तो दोस्तों मेहनत करें, पढ़ें, आगे बढ़े, कामयाबी हासिल करें। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में कामयाबी, अपने आप को प्रूव करना। देखिए, ये उसी से रिलेटेड बात है। वी डू नॉट फाइंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। हम कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसको पाते ही नहीं है, क्योंकि गाल्सवर्दी जो हैं वो तो फ्लैट कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। शुरू में जैसा था फाल्डर वैसा ही है, अंत में भी जस्टिस में मर गया, लेकिन उसने अपने आप में बदलाव नहीं किया। जो रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी समाज की, जो अन्य लोग उससे चाहते थे, उसने कोई बदलाव नहीं किया। ही रिमेन्ड एज यूजुअल, जैसा था वैसा बीच में भी रहा, वैसा ही लास्ट तक रहा। तो यहां पर स्कैम्प कहते हैं वी डू नॉट फाइंड डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट पाते ही नहीं है ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर में। किसके? गाल्सवर्दी के। अंडर द स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां कैसे भी हो, बंदा जैसा था वैसा का वैसे ही बना हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है कैसी भी परिस्थिति हो। इट इज सेड अबाउट गाल्सवर्दीज फ्लैट कैरेक्टर्स बाय स्कैम्प। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर रोकते हैं। मैं भी लगातार क्लास लेते लेते थक गया हूं। इससे जो आगे के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनको हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी और मेहनत करते रहिए, चूकिएगा मत, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। आपके ही लिए नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को सिद्ध करें, और जो समाज हमको दोस्तों नकारा समझ बैठा है, ये समझ बैठा है कि ये कुछ नहीं करने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये केवल बच्चे पालेगी, ये केवल झाड़ू पोछा करेगी, या विभिन्न प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिसिज्म है, जो हमको सुनने को मिलते हैं, सासू माँ से सुनने को मिलते हैं, अपनी नंद से सुनने को मिलते हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, जिनको मेरी आवाज जब ये कानों में पड़ेगी तो वो समझ जाएंगे। तो ये समय है, ये मौका है दोस्तों आपके लिए। मेरे एक मित्र थे, वो मुझसे कहते थे कि जब तूफान आता है तो कुछ लोग समझते हैं कि तूफान उसको जो है परेशान करने के लिए आया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते होंगे कौवे को, तो जैसे ही तूफान आता है दोस्तों, तो वो इतना चालाक होता है कि जिस दिशा से तूफानी हवा चल रही होती है उसी दिशा में अपने पंख खोल देता है, और उसको पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस हवा के प्रेशर से ही वो ऊपर उठता चला जाता है। तो दोस्तों आप भी थोड़े से कौवे बन जाइए भाई। जो लोगों का क्रिटिसिज्म है उसी को अपनी पावर बना लीजिए और सिद्ध कर दीजिए कि आप हैं, आप में वो सब क्षमताएं हैं
जो औरों में है। थैंक यू वेरी मच।